कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग अपने पॉलिटी को आगे लेके चलते हैं, अगले सेशन में चलते हैं। तो अभी हम लोगों का क्या चल रहा था? अभी हम लोगों का चल रहा था राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने राज्य सरकार में राज्यपाल के विभिन्न पहलुओं को समझा। उसके बाद विधानसभा। उसके बाद हम लोगों ने समझा विधान परिषद। ठीक है। अब हम लोगों ने राज्यपाल के सारे पहलुओं को समझा, फिर विधानसभा के पहलुओं को हमने पिछले लेक्चर में समझा है और विधान परिषद को हम लोगों ने समझ लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम लोग जिन जिन पहलुओं को समझे हैं उसके अलावा अब क्या चीजें बचती हैं। तो अभी हम लोगों का जो बचा हुआ सेक्शन है वो है विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां एवं कार्य। देखिए, जैसे हम लोगों ने संसद के चैप्टर को समझा था, तो संसद में हम लोगों ने संसद के सभी प्रक्रियाओं को समझा था, संसदीय प्रक्रियाओं को समझा था। तो वही सारी प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग भारत में क्या है, केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है। इसीलिए जितनी व्यवस्थाएं आपको केंद्र स्तर पर संसद में मिलती हैं, वही व्यवस्थाएं आपको राज्य स्तर पर विधानसभा में मिलती है। अब संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने अपने संसद वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? प्रस्ताव क्या होता है, अनुदान क्या होता है, ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है, समितियां क्या होती हैं, समितियों को समझा। उसके बाद बजट की पूरी प्रक्रिया को समझा हम लोगों ने, ठीक। उसके बाद संसद किस तरीके से कानून का निर्माण करती है, तो देखिए, जो चीजें जो हम लोगों ने भी बात की, जैसे कानून का निर्माण करने की प्रक्रिया हो, चाहे प्रस्ताव हो, चाहे अनुदान हो। अनुदान कितने तरीके के थे? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, ये हम लोगों ने पढ़ा था संसद में। वैसे ही यहाँ पर भी व्यवस्था है। प्रश्न पूछने की व्यवस्था, जो कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें तारांकित अतारांकित है, जिसका कुछ का जवाब मौखिक देना होता है, कुछ का जवाब लिखित देना होता है। उसी तरीके से हम लोगों ने समितियों को समझा था कि लोक लेखा समिति हो, चाहे प्राक्कलन समिति हो, इन सब विषयों पर हम लोगों ने बात की थी। और बजट की पूरे के पूरे प्रक्रिया को पार करने की प्रक्रिया को, ठीक है, तीनों चरणों को हम लोगों ने समझा था। जो 3 वाचन कहे जाते हैं, उन 3 वाचनों को हम लोगों ने समझा था। तो जो प्रक्रियाएं आपकी केंद्र स्तर पर संसद में होती हैं, वही प्रक्रियाएं आपकी विधानसभा में भी होती हैं। विधानमंडल जिसे हम कहते हैं, विधानसभा में भी होती है वही सारी प्रोसेस। विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, इन दोनों को मिला के ही हम लोग क्या कहते हैं, विधानमंडल। अब हमने बताया था कि कैसे विधानमंडल में कुछ राज्यों में केवल विधानसभा होती है, तो कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है। अभी तक केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों व्यवस्थाएं हैं, अन्य राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में पिछले लेक्चरों में बताया गया। तो वो सारी प्रक्रियाएं आपको इस विधानसभा और विधान परिषद में आपको देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हम लोगों ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो अब चलिए, कुछ शक्तियां हैं, कुछ कार्य हैं जो थोड़े से जानने जरूरी हैं और थोड़े से अलग भी हैं। तो हम केवल उन्हीं शक्तियों और उन्हीं बातों पर विचार करेंगे जो थोड़े से अलग होंगे और जिन पर हम लोगों को जरूरी है ध्यान देना। बाकी चीजें तो संसद की तरह होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आती है विधानमंडल के लिए, वो क्या आती है? वो आती है कि ये विधानमंडल का बेसिकली काम क्या है? यह विधायिका का ही रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करती है। विधायिका जो कानून बनाने की संस्था होती है,
तो विधायिका का रिप्रेजेंटेटिव राज्य में कौन करेगा? विधानमंडल। विधानमंडल, और विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? इसमें होती है विधानसभा और विधान परिषद। अब ये कैसे कानूनों का निर्माण करेंगे? राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर, सूची में दिए गए विषयों पर, दिए गए विषयों पर। ठीक है, अब ये सूची व्यवस्था कहां पे है? 7वीं अनुसूची। अनुसूचियां आप लोग एकदम रटे रहिएगा, स्टेट पीसीएस में तो डायरेक्टली पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग करके। तो 7वीं अनुसूची में जो राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो दिए गए विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। विधानमंडल में कौन कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। अब जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर विधानसभा कानून का निर्माण करेगी। अंत में जब राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो विधेयक कानून का रूप ले लेगा, यानी कानून बन जाएगा। तो ये बात होती है सबसे पहले कि विधायिका का जो प्रमुख कार्य, जो मेन कार्य है वो क्या है? कानून का निर्माण। वो भी कौन से कानून? जो राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कैसे विषय आते हैं? पुलिस, कानून व्यवस्था, उसके बाद आपका स्वास्थ्य, ठीक है, एटसेट्रा, इस टाइप के विषय आते हैं। तो इन विषयों पर कानून राज्य डायरेक्टली बना सकता है, क्योंकि हम लोगों ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य विधानमंडल में जो क्या है, किस तरीके के विधेयक रखे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था संसद में, तो संसद में किस तरीके के विधेयक होते थे? एक होते थे साधारण विधेयक, दूसरा होता था वित्त विधेयक, और तीसरा होता था कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, जैसे हम लोगों ने संसद में 3 तरीके के विधेयक होते थे। संसद में 3 तरीके के विधेयक या कानून बनाए जाते थे। कैसे? एक होता था आपका साधारण विधेयक, जिसके तहत क्या था, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, जिसमें सामान्य बातों पर कानून बनाया जाता था। सामान्य बातों पर, जैसे नागरिकता वगैरह, सामान्य बातों पर। दूसरा होता था कौन सा? संविधान संशोधन वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, इसमें क्या होता था? वित्त से रिलेटेड बातें, जो केंद्र सूची के विषय हैं उस पर टैक्स लगाना। अब सूचियों में भी बतलाया गया है कि कौन सा टैक्स राज्य लगाएगा, कौन सा केंद्र लगाएगा। तो सपोज हम लोग देखते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स या फिर बजट वाला पूरा सेक्शन, ठीक है। और तीसरा होता था संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें हमारे संविधान में संशोधन किया जाता था। तो इस 3 तरीके के विधेयक लाए जाते थे संसद में, 3 तरीके के कानून बनते थे। लेकिन अगर हम लोग राज्य की बात करते हैं तो राज्य में कैसी व्यवस्था रहेगी? राज्य विधानमंडल में कौन कौन से कानून बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर केवल 2 तरीके के कानून बनाए जाएंगे। कौन कौन से? एक साधारण बातें जो होती हैं संविधान, जो साधारण विधेयक, इसमें क्या आएगा? सामान्य बातें। सामान्य बातें तो का मतलब कानून व्यवस्था, पंचायती राज या फिर स्वास्थ्य, ठीक है। वहीं हम लोग देखते हैं दूसरे तरफ कौन सा इनके पास किस तरीके के कानून बनाते हैं, तो वित्त विधेयक के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें क्या होता है, ये बजट पारित करते हैं, तो बजट या राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं, जो राज्य सूची में दिए गए टैक्सेस हैं, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स, कृषि कर, नगर पालिका से संबंधित कोई टैक्स लगाते हैं तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 तरीके के विधेयक बनाए जाते हैं। यहाँ पर राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन पर कोई भी अपना विधेयक पेश नहीं कर सकता, ठीक है। ये 2 बातों पर ये कानून बनाते हैं। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये लोग बनाते हैं। क्योंकि राज्य विधानमंडल का पहला कार्य हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले होता है कानून बनाना। तो कानून किन किन विषयों पर बनाएगा राज्य विधानमंडल,
उसी को हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले होता है साधारण विधेयक या साधारण कानून, और दूसरा होता है कौन सा, वित्त विधेयक। तो सबसे पहले साधारण विधेयक के बारे में समझते हैं। साधारण विधेयक, इसमें हमने बताया कि आपको सामान्य बातें इसमें शामिल की जाती हैं। अब इसके लिए विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो कहिए एक बार फिर से हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर साधारण विधेयक है, मान लीजिए कि कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई नया उसमें परिवर्तन करना है, कानून लाना है, तो उस संदर्भ में अगर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, इसी से थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो 3 वाचनों में कोई विधेयक चलता है, 3 स्टेज होते हैं जिसे वाचन कहते हैं। इंग्लिश में वाचन कहते हैं, हिंदी में, और वैसे अगर देखेंगे इंग्लिश में तो स्टेज 3 स्टेज से गुजरता है। तो सबसे पहला स्टेज या प्रथम वाचन जो होता है, तो प्रथम वाचन में क्या होगा कि कोई सदस्य, विधायिका का सदस्य जैसे मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करेगा, विधेयक को प्रस्तुत करेगा। प्रस्तुत कैसे करेगा कि एक अपना प्रपोजल लेगा कि भाई देखिए हम लोग स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर कानून बनाने जा रहे हैं और इन चीजों पे हम परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले वो अपना वक्तव्य देगा विधायिका में कि भाई हम इस काम के लिए ये विधेयक बनाने जा रहे हैं, तो अपना एक वक्तव्य देगा। और अगर वक्तव्य देने के ही समय में विरोध होने लगता है, अगर वक्तव्य के समय में विरोध होने लगता है तो ऐसी दिशा में कारण स्पष्ट करेगा, विरोध के कारणों को स्पष्ट करेगा। यानी क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करेगा, प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण करेगा, प्रस्तुत करेगा। सभी सदस्यों के पास विधेयक की एक कॉपी जाएगी और उससे वो ये समझ पाएंगे कि विधेयक क्यों रखा गया है, सरकार क्या चाहती है इस कानून के माध्यम से। तो इस चीज के लिए वक्तव्य देगा जो संबंधित मंत्री है, जो रख रहा है ऐसा विधेयक, तो वो व्यक्ति क्या है, वक्तव्य देगा खड़े होकर कि भाई हमारा प्रपोजल क्या है, हम क्या क्या चीजें परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि परिवर्तन की आवश्यकता हुई। फिर उसमें जाकर 2-4 सदस्य विरोध तो करेंगे ही भाई, ऐसा तो है नहीं। तो विपक्ष विरोध करता है तो फिर वो कारण भी बताते हैं कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या है। ठीक है, तो ये होता है प्रथम वाचन। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली देखेंगे तो केवल उसको प्रस्तुतिकरण होता है, उसको रखा जाता है विधेयक को कि देखिए ये हम करने जा रहे हैं। अब आता है दूसरा स्टेज, द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो प्रपोजल लाया गया है, जो प्रपोजल लाया गया है उस प्रपोजल को खंडशः यानी पार्ट वाइज, खंडशः और शब्दशः, शब्दों के आधार पर उसको डिवाइड किया जाएगा और उस पर रिसर्च होगी। और रिसर्च के लिए क्या करेंगे, समिति बनाएंगे। तो द्वितीय वाचन इसमें क्या होगा, विधेयक का खंडशः तथा शब्दशः चर्चा होगी, एनालिसिस होगी, उस पर क्या है विधेयक क्यों है, इसके लिए विचार विमर्श के लिए उसको तोड़ा जाएगा, विचार विमर्श के लिए इसको देखा जाएगा। अब खंडशः और शब्दशः यानी उसको पार्ट वाइज डिवाइड किया जाएगा। मान लीजिए विधेयक में 10 उठा रहे हैं, 10 पॉइंट है, तो उसको डिवाइड किया गया ताकि हर एक पार्ट पे अच्छे से चर्चा हो सके, विचार विमर्श हो सके, और उनके शब्दों पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कानून होता है उसके शब्द बड़े टिपिकल होते हैं और उसी शब्दों में सारा खेल हो जाता है। अगर कोई सरकार चाहती है अपने बात को मनवाना तो शब्दों को तोड़ मरोड़ के ऐसा प्रस्तुत करेगी कि अगर शब्दों को नहीं तोड़ा गया तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं हो पाती। इसीलिए उसको खंडशः और शब्दशः पहले तोड़ा जाएगा। तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि विवाद होगा कि भाई आपने ये जो स्वास्थ्य संबंधी विधेयक लाए हैं उसमें ये चीजें गलत है, आप जनता से ज्यादा पैसा इसमें ले रहे हैं, इस कानून के आधार पर जनता का शोषण हो रहा है, इस तरीके की बात होती है, यानी विवाद होता है। अब मान लीजिए कि विचार विमर्श के दौरान विवाद होगा, तो विवाद के बाद क्या होगा, विवाद के बाद सर्वप्रथम क्या होगा, एक कहा जाएगा जो सत्ताधारी दल है या जो मंत्री प्रस्तुत किया वो कहेगा समिति बना लीजिए, समिति बना लीजिए। उस समिति में क्या होगा कि विशेषज्ञ लोग रखे जाएंगे, हेल्थ सेक्टर के तो विशेषज्ञों को रखा जाएगा,
और सभी दलों के सदस्यों को कुछ कुछ नॉमिनेट किया जाएगा, सभी दलों के लोगों को रखा जाएगा, खासकर विपक्ष जो चिल्ला रहा है, तो सभी दलों के लोगों को रखा जाएगा कि भैया आप खुद ही उसको एनालाइज कीजिए और विशेषज्ञों को ले लीजिए। अब वो जो बताएं अगर आपको गलत लगता है तो उस पर संशोधन होगा, चर्चा होगी, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और एक बात आती है कि अगर लगता है कि सार्वजनिक महत्व के लिए हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, इस विधेयक में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उसको पब्लिक डोमेन में रखने के लिए क्या किया जाएगा, सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि आम जनता विधेयक के स्वरूप को समझे, सभी के सार्वजनिक किया जाएगा, ठीक है। अब सार्वजनिक करने के बाद क्या होगा कि कुल मिलाकर उसका पूरा एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस उस विधेयक का हो जाएगा कि पता चला सरकार ऐसा तो नहीं है कि बेवकूफ़ बना रही हो सब और आम जनता का इससे कहीं ना कहीं हित प्रभावित होने के साथ साथ आम जनता का शोषण भी हो रहा हो। तो इस संदर्भ में द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें विशेष तौर पर विशेषज्ञ की टीम बनेगी, टीम बनने के बाद वो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, क्योंकि उसमें विशेषज्ञ लोग हैं। मान लीजिए कि स्वास्थ्य से संबंधी कोई बात होती है तो पता चला एम्स के डायरेक्टर हो गए, IMA के डायरेक्टर हो गए, इस तरीके के लोगों को रखा जाएगा। उसके बाद चूंकि विपक्ष और सभी दल ही उसमें विवाद कर रहे थे तो कहा जाएगा ठीक है आप इनको भी ले लीजिए, सभी जो चिल्ला रहा है उन्हीं को सबसे पहले आप रखिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर समितियों के माध्यम से कार्यों का पहले आवंटन होने के बाद उसका एक डीप एनालिसिस हो जाएगी। कोई और विवाद होता है तो सार्वजनिक पटल पे रखा जाएगा, सार्वजनिक किया जाएगा उस दस्तावेज को, ठीक। अब इसके बाद तीसरा चरण आता है जो महत्वपूर्ण है। अब इतना सब कुछ हो गया तो विधेयक में जो जो संशोधन होना था हो गया। अब उसको क्या किया जाएगा कि तीसरे वाचन के लिए रखा जाए, क्योंकि सारा विवाद तो दूसरे वाचन में खत्म हो गया, तो तृतीय वाचन, तीसरा वाचन चलेगा, तीसरा स्टेज चलेगा। और इस स्टेज में क्या होगा कि विधानसभा में इस विधेयक के संबंध में पूरी तरीके से इस पर समग्र चर्चा होगी, फिर मतदान होगा कि कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग विपक्ष में हैं। अगर बहुमत से पारित करा देंगे तो वो कानून बन जाएगा, यानी समग्र चर्चा होगा, मतदान होगा। और क्या होगा कि उसमें जो व्याकरण संबंधित त्रुटियां हैं, क्योंकि भाई आदमी ही लिखता है, कोई भी चीज आदमी ही लिखता है, ड्राफ्टिंग आदमी ही कर रहा है, व्यक्ति ही कर रहा है, तमाम तरीके की त्रुटियां हो सकती हैं, तो व्याकरण त्रुटियों को सुधारा जाएगा। और उसके बाद जब चर्चा, मतदान और ये त्रुटियां सब सुधर जाएंगी तो उसको फिर पास करके विधानसभा से, और अगर विधान परिषद है तो वहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। विधान परिषद में मान लीजिए कि ये व्याकरण संबंधी त्रुटियों वगैरह को खत्म कर दिया, अब विधानसभा से पास हो, ठीक है। अब विधानसभा से पास होने के बाद मान लीजिए किसी राज्य में विधान परिषद भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, विधानसभा से पास होने के बाद मान लीजिए जहां विधान परिषद है वहां पर जाएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें समझने लायक है। संसद वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था कि साधारण विधेयक संबंधी अगर विवाद होता है, संसद में हम लोग देखा था कि साधारण विधेयक संबंधी कोई बात होती है तो लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा पे जाती थी, और राज्यसभा में अगर विवाद हो जाता था, उससे सहमत नहीं होता था, तो क्या होता था, ज्वाइंट सेटिंग होती थी, संयुक्त बैठक, ठीक है, और वहां पर फिर बहुमत से पास कराया जाता था। लेकिन यहाँ पर इससे अलग व्यवस्था है कि ये विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में इन चरणों से गुजरेगा विधेयक, 3 चरणों से। अब फिर क्या होगा, मान लीजिए कि विधान परिषद को यह विधेयक पसंद नहीं है, कहे कि नहीं इसमें कुछ त्रुटियां हैं, ये समस्याएं हैं, तो ऐसे संबंध में विधेयक को मैक्सिमम 3 महीने तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ राज्यसभा की तरह व्यवस्था नहीं है कि ज्वाइंट सीटिंग होगी, यहाँ मैक्सिमम 3 महीने तक पहले रखेगा, 3 महीने तक रखा जाएगा विधान परिषद में। अगर विधान परिषद तब भी पास नहीं करती है तो फिर दोबारा दिया जाएगा, दोबारा इस विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाएगा,
अब विधान परिषद में जब दोबारा भेजा जाएगा तो मैक्सिमम 1 महीने तक, मैक्सिमम 1 महीने तक ये रोक सकते हैं। और उसके बाद अगर 1 महीने तक इन्होंने तब भी पास नहीं किया विधान परिषद ने, तो उस विधेयक को स्वतः पारित मान लिया जाता है कि हाँ विधान परिषद ने पारित कर लिया। यानी किसी विधेयक को विधान परिषद 4 महीने के लिए, 3 महीना इधर और दूसरे बार अगर भेजते हैं तो 1 महीना, यानी 4 महीने तक रोक सकती है विधेयक को, 4 महीने तक वो रोक सकती है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्यसभा में क्या होता था कि विवाद होता था तो तुरंत ज्वाइंट सीटिंग हो जाती थी और ज्वाइंट सीटिंग में इसको पास करा दिया जाता था। लेकिन विधान परिषद में ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ सबसे पहले क्या है, विधान परिषद अगर विवाद पहली बार में करता है, नहीं पास करता, तो 3 महीने तक अगर पास नहीं किया, अपने पास रखा है, तो उसको दोबारा भेजा जाता था विधेयक को विधानसभा से। और जब उसके बाद वो पारित नहीं करता तो 1 महीने के अंदर उसको पारित मान लिया जाता है। यानी विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकता है, 4 महीने तक रोक सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल अब आपके दिमाग में आएगा कि यार इतनी पावरफुल तो है नहीं विधान परिषद, 4 महीने तक ही रोकेगा तो क्या मतलब था विधान परिषद को बनाने का, क्यों ऐसा कर दिया, कैसे ये काउंटर कर रही है विधानसभा को। जैसे कि पहले बताया गया कि विधानसभा को कहीं ना कहीं विधानसभा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। लेकिन क्या मतलब है, जब ये 4 महीने तक रोक ही लेगी और 4 महीने के बाद स्वतः पारित मान लिया जाएगा, विधानसभा में फिर विधानसभा उसको पारित मान लेगी और चला जाएगा राज्यपाल के पास और राज्यपाल महोदय इस पर साइन कर देंगे, तो मतलब क्या रह गया, बिल्कुल मतलब है। देखिए, जब कोई विधेयक 3 महीने तक रोका इन्होंने पहली बार में 3 महीने तक रोका, और फिर दूसरी बार में 1 महीने तक रोका, यानी टोटल क्या हुआ, 4 महीने तक रोक लेंगे अगर ये 4 माह तक, तो कहीं ना कहीं जनता भी तो आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतनी अवेयर है, उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि सार्वजनिक जो विधेयक संबंधी बातें हैं वो सार्वजनिक हो ही जाती हैं, और जनता के मन में आएगा कहीं ना कहीं विधानसभा का मतलब ये है कि जो सत्ताधारी दल है वो कहीं ना कहीं निरंकुश होता जा रहा है, वो गलत चीज़ों पर बिल बना रहा है, जिसके लिए विधान परिषद में जो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। यानी विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध की स्थिति है। इससे क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल है वो इस तरीके के काम नहीं करता, क्योंकि 5 साल बाद उसको फिर से चुनाव में उतरना है। तब जनता पूछती है कि देखिए आपने तो कानून ऐसे इस टाइप से पारित कर दिया था, इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं निरंकुशता आ गई थी, हम आपको वोट नहीं देंगे। समझ गए, 5 साल बाद तो उनको मैदान में आना ही है, तो ऐसा काम नहीं करते कि पता चला विधान परिषद उसको रोक ही रही है, बार बार गतिरोध ही हो रहा है। गतिरोध होगा तो क्या होगा, आम जनता बेवकूफ तो है नहीं आज के ज़माने में, सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें तुरंत प्रसारित होना शुरू हो जाती हैं, और इससे क्या होता है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा लेता है कि यार देखो इन लोगों ने ऐसा विधेयक बनाया, हम लोग तो विरोध कर ही रहे थे, विधान परिषद स्वयं इनकी विरोध कर रही है। ठीक है, और ऐसे संदर्भ में देखेंगे तो फिर क्या होता है कि इसी संदर्भ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं विधानसभा पर अंकुश लगाया जाता है, निरंकुशता पर रोका जाता है। तो विधान पर जैसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आपसे पूछेगा मेंस उसमें, तो विधान परिषद किस तरीके से अंकुश लगाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आने हैं या आएंगे, तो वहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन में इस पॉइंट को पहले तो लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेंस में भी काम देगा, पीटी में भी काम देगा। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ कि ये तो था हमारा साधारण विधेयक। अब यहाँ से ये पारित होने के बाद मान लीजिए विधानसभा फिर विधान परिषद, इन दोनों जगह से पास होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, और राज्यपाल महोदय उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। अगर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, विधेयक कानून का रूप ले लेता है, नया कानून बन जाता है। ठीक है, और इसी आधार पर विधायिका अपना सबसे प्रमुख काम जो कानून निर्माण का है वो इस आधार पर करती है। ये तो हुआ आपका साधारण विधेयक के संदर्भ में। अब यहीं पर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि वित्त विधेयक के संदर्भ में क्या करेगा, क्योंकि विधानमंडल जो है राज्य में साधारण कानून या साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में ही कानून बनाने का अधिकारिता रखता है। तब आते हैं वित्त विधेयक के संदर्भ में क्या होगा। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बजट एग्जांपल ले लीजिए, बजट, वो भी तो एक वित्त विधेयक ही होता है। तो अब बजट ही है, तो उसमें क्या होगा, ये 3 बात, सबसे पहले वो विधानसभा में जाएगा,
विधानसभा में जाएगा तो प्रथम वाचन होगा, प्रथम वाचन में क्या होगा, प्रस्तुतिकरण होगा, प्रस्तुतिकरण के बाद द्वितीय वाचन में जाएगा और वहां पर क्या होगा, समितियों के माध्यम से उसका एनालिसिस होगा। अब तीसरे में क्या होता है, चर्चा व मतदान होता है। अब ये यहां से पास होने के बाद कहां जाएगा, विधान परिषद में। अब जैसे साधारण कानून के तहत क्या था कि विधान परिषद चाहती तो 3 महीने और 1 महीने रोक सकती थी, लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता। वित्त विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद की पावर को बहुत सीमित किया गया है और यहाँ पर क्या क्या कहा गया है कि यह मैक्सिमम 14 दिन तक, जैसे राज्यसभा को पावर नहीं दी गई थी वैसे ही 14 दिनों तक विधेयक को रोक सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं बस 14 दिनों तक। और 14 दिनों तक अगर रोके रह गए तो ऑटोमेटिकली उसको पास मान लिया जाता है और उसके बाद वह पास मान लिया जाएगा अगर ये रोके रहेंगे तो। उसके बाद कहा जाएगा, राज्यपाल महोदय के पास जाएगा जहां वो हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से वित्त विधेयक बन जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बजट तो एक एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें देख सकते हैं टैक्स, कर लगाने संबंधी कोई बात है, कर लगाने संबंधी। जैसे मान लीजिए कि नगर पालिका में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना हो, इनको स्वच्छता को लेकर एक टैक्स लगाना हो तो उसके संबंध में भी वित्त विधेयक के ही फॉर्मेट में ये पास होगा। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले, और एक बात और याद रखिएगा, ये हमेशा ऑलवेज जो होता क्या है कि विधानसभा में ही सर्वप्रथम रखा जाएगा। सर्वप्रथम कहाँ रखा जाएगा, तो विधानसभा में। तो ये बात हो गई इनके वित्त विधेयक की। साधारण विधेयक के संदर्भ में इनकी अधिकारिता 4 महीने की है, 3 महीना पहली बार और 1 महीना उसके बाद। वहीं विधान परिषद में वित्त विधेयक के संदर्भ में देखेंगे तो विधान परिषद मैक्सिमम 14 दिन तक, अधिकतम 14 दिनों तक किसी विधेयक को रोके रख सकती है, जैसे राज्यसभा में होता था। तो यहाँ पर विधान परिषद और राज्यसभा की पावर लगभग बराबर है। हालांकि विधान परिषद क्या कर सकती है, अपनी संस्तुतियां दे सकती है, रिकमेंडेशंस दे सकती है, अब वो चाहे विधानसभा माने चाहे न माने, जैसे राज्यसभा करता है। तो ये हो गया इनका मेन कानून निर्माण का। अब तीसरा आता है, जैसे कि हमने पहले ही बोल दिया कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राज्य नहीं बना सकते। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक राज्य नहीं बना सकते, राज्य विधानमंडल की अधिकारिता यहाँ पे कहीं ना कहीं सीमित है। लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन में एक पावर दी गई है राज्यसभा, राज्य विधानमंडलों, उस पावर को समझते हैं कि क्या पावर है ऐसे। ऐसा तो है नहीं, संघीय व्यवस्था है यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके केंद्र सरकार ही मजबूत रहेंगी। केंद्र के साथ साथ यहाँ पर राज्यों को भी कुछ पावर दी गई है। भले ही हम लोग अर्धसंघीय व्यवस्था है, लेकिन राज्यों को पावर इसलिए दी गई कि पता चला केंद्र हर जगह हर समय जब चाहे तो संविधान में संशोधन कर ले और कहीं ना कहीं राज्यों के अधिकार को अपने अंडर में कर ले। क्योंकि अगर केंद्र को संविधान संशोधन करने का अधिकार है तो वो तो किसी भी कानून में कर सकता है। यहाँ तक कि राज्यों की अधिकारिता को भी, जैसे राज्य सूची के विषय को ही हटा दे, केंद्र राज्य सूची के विषय को हटा दे, जहाँ राज्य पावरफुल हुआ करता था कानून व्यवस्था को, जैसे मान लीजिए पुलिस व्यवस्था को राज्य से छीन कर केंद्र कहाँ कर ले अपने अंडर में ले ले और केंद्रीय बलों को की यहाँ पे नियुक्ति कर ले, पुलिस के बजाय अब आर्मी के लोग काम करेंगे, इस तरीके का प्रावधान कर दे। तो इससे राज्यों का हित प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो इसी संबंध में संविधान संशोधन में ऐसे विषय संशोधन के संबंध में राज्यों को अधिकारिता उस संदर्भ में दी गई है कि ऐसे विधेयक जो राज्यों की अधिकारिता को सीमित करते हो, या फिर केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हो, तो ऐसे विषयों पर राज्यों का अनुसमर्थन अति आवश्यक हो जाता है,
समर्थन अति आवश्यक है। जब आप लोग को संविधान संशोधन के संबंध में बताए थे कि ऐसे कौन से विधेयक होते हैं जिन पर राज्य की अधिकारिता होती है। अब मान लीजिए जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि पुलिस व्यवस्था को ही केंद्र सरकार कही कि ऐसा है, पुलिस व्यवस्था राज्यों के हाथ में नहीं रहेगी, राज्य सूची में नहीं रहेगा, इसको केंद्र सूची में डाल देते हैं। अब केंद्र सूची में डाल देगा तो क्या होगा, केंद्र सरकार अगर डालती तो सारी पावर केंद्र के पास चली जाएगी और इससे राज्यों के हित कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित होंगे। तो अगर ऐसा संविधान संशोधन कोई विधेयक आता है तो इस संविधान संशोधन विधेयक में जो हमारे टोटल राज्य है देश में, उसका आधा, टोटल राज्य का आधा का 50% आधा का अनुसमर्थन आवश्यक हो जाता है कि आधे राज्य उस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करें। और समर्थन वो कैसे करते हैं, वो अपने विधानमंडल से एक प्रस्ताव पारित, मतलब उस संविधान जो परिवर्तन हुआ है उसको अनुसमर्थन देते हैं अपने विधानसभा से बहुमत से पारित करके। जैसे एग्जाम्पल वन और देख लीजिए, जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और तो 14 राज्यों का अनुसमर्थन जरूरी है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था में ही परिवर्तन करना है और केंद्र चाहती है पुलिस व्यवस्था को खत्म करना है, तो उसके लिए 14 राज्य अगर तैयार होंगे तभी जाकर ये संविधान संशोधन हो सकता है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते कि संविधान संशोधन के विषय में राज्यों की कोई अधिकारिता ही नहीं, कोई अधिकार ही नहीं दिए गए, ऐसा नहीं है। इस अर्धसंघीय प्रणाली में राज्यों को भी इस आधार पर अधिकार दिए गए हैं ताकि उनका अस्तित्व और उनके हित प्रभावित न, उनका अस्तित्व की सुरक्षा वो स्वयं कर सके। क्योंकि अगर कोई ऐसा विषय होगा तो 14 राज्य तैयार ही नहीं होंगे। मान लीजिए केंद्र में किसी की सरकार है, अब जरूरी थोड़ा है कि उसे 14, अब केंद्र में मान लीजिए किसी दल की सरकार है तो जरूरी नहीं है उस दल की सरकार 14 राज्यों में हो सकता है 8 ही राज्यों में, 12 राज्यों में हो, या हो सकता है कि उनके इस विधेयक से उनका जो अलायंस है, जो गठबंधन है, उसके दल ही सहमत ना हो, उनका राज्य ही अनुसमर्थन ना करे। समझ गए? इस बातों को हम लोग बहुत ढंग से पढ़ेंगे अभी केंद्र संबंध में, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि संविधान संशोधन के संबंध में इनका क्या अधिकारिता है। तो आप लोग को बताया कि इसमें आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। और अनुसमर्थन राज्य कैसे करेंगे? अनुसमर्थन करने के लिए सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, उनको अपने विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके केंद्र में भेजना पड़ेगा कि हाँ, हम इस संविधान संशोधन को हम अपने यहाँ से पास करते हैं, रेटिफाई करते हैं, हम इसका अनुसमर्थन करते हैं। एग्जाम्पल जीएसटी जल्दी लागू क्यों नहीं हो रहा? जीएसटी क्या था? टैक्स है। कैसा टैक्स है? इसमें केंद्रीय करों को भी शामिल किया गया है, राज्य के भी करों को शामिल किया गया है। अब इससे क्या होता था कि कहीं ना कहीं राज्य की अधिकारिता सीमित हो रही थी, लेकिन ये एक अच्छा रिफॉर्म था, एक अच्छी पहल थी। इसी संदर्भ में जीएसटी को लागू करने के लिए पहले आधे राज्यों ने अनुसमर्थन दिया। तो आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते होंगे कि पहला राज्य अनुसमर्थन देने वाला जीएसटी बिल पे, पढ़ते नहीं थे जब जीएसटी का मुद्दा चल रहा था। दूसरा राज्य बना उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य बना राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके का। तो आप लोग समझिए कि ये ऐसे विधेयकों के संदर्भ में इनकी अधिकारिता रहती है। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर कि हम लोग विधान जो उसके कानून निर्माण करने की शक्ति को हम लोगों ने समझा कि कानून कैसे कैसे निर्माण करता है। तो कानून क्या कैसे कैसे निर्माण करेगा? एक तो साधारण कानून का निर्माण करेंगे जिसमें क्या होता है, वही संसद की ही सारी प्रक्रिया चलती है और फिर विधान परिषद अगर राज्य में है तो विधान परिषद के पास जाएगा, वहां विधान परिषद मैक्सिमम 4 महीने तक उसको रोक सकता है। वही वित्त विधेयक के संदर्भ में देखते हैं तो पहले विधानसभा में वित्त विधेयक रखा ही जाएगा, फिर वहां से पारित करने के पश्चात कहाँ जाएगा? विधान परिषद में। अब विधान परिषद में बहुत करेंगे तो 14 दिनों का तक उसको रोक सकते हैं। अब 14 दिनों तक नहीं अगर रोके और नहीं पास करते तो भी उसे पास मान लिया जाएगा। अब आते हैं संविधान संशोधन के विषय में कि कानून कैसे निर्माण होता है। तो ऐसा कोई भी विधेयक जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करता है या फिर राज्यों की अधिकारिता को सीमित करता है, उस संबंध में अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है आधे राज्यों की, देश के आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी इनकी पावर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरा मुद्दे की। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। एक बात और याद रखिएगा कि विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा के विधानमंडल के संदर्भ में ज्वाइंट सीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बैठक का
प्रावधान नहीं है। अब कहीं आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए एग्जाम में, कहीं मान लीजिए झटके में आप लोग याद किए कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ये बन गया, एक लाइन बना कि संसद में क्या कहते हैं, संसद तथा राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, इसी को थोड़ा सा घुमा के स्टेटमेंट बनाया, तो आप मार दिए कि हाँ दोनों में है, जबकि ऐसा नहीं है, केवल संसद में है। तो इस तरीके से कभी छोटा छोटा आपको ट्रिकी क्वेश्चन दे सकते हैं या कंफ्यूज करने के लिए कर सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और एक बात यहाँ और भी याद रखा कि पता चला कि आप लोग सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ लिए, और हर सब्जेक्ट में ही होता है कि सारे बड़े कंसेप्ट पढ़ लिए लेकिन छोटी बात को ही भूल गए। तो ऐसा नहीं है, छोटी छोटी बातें भी बड़ी काम देती हैं। अगर यूपीएससी के ही पेपर को आप उठाइए तो कभी कभी देखिए कि आप पूरा पढ़ लिए, पता चला कि कोई संस्था ही पढ़ रहा है, मान लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सारे फीचर आप जानते हैं, लेकिन आपने इतनी छोटी सी बात पढ़ना भूल गए या स्किप कर गए कि बना कब था। और जब स्टेटमेंट यूपीएससी बनाएगा तो सीधे पहले लिख देता है कि इस ईयर में बना था, ये इसके फीचर हैं, इस तरीके से 4-5 स्टेटमेंट को बनाता है। या फिर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखते हैं जैसे कि ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, तो ये सब बातों को भी आप विशेष ध्यान दिया कीजिए। और पॉलिटी में भी जो उम्र वाली चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझ में आएगा लूसेंट उठा के उस पर पढ़ लीजिएगा कि कौन से राज्यसभा में कितने उम्र के लोग जा सकते हैं, लोकसभा में कितने, उसके बाद विधानसभा में कितने, राष्ट्रपति के लिए मिनिमम अर्हता के लिए कौन सी उम्र है। तो इसको बहुत छोटी बात मत समझिएगा। कभी कभी अगर आपको मैच द फॉलोइंग या इस टाइप से क्वेश्चन कहीं दे ही दिया तो आप इजी सा क्वेश्चन जो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे उससे कहीं ना कहीं बच जाएंगे, बिगड़ जाएगा एक क्वेश्चन आपका। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर इसी में। तो दूसरी पावर कैसी रहेगी? दूसरी पावर रहेगी, एक चीज इसी चीज में बताते समय एक बात और ध्यान दीजिए, एक और चीज इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। वो क्या है? वो है कि विधानसभा को कंट्रोल कैसे करा जाता है। विधानसभा को या विधानमंडल को लिख लीजिए, विधानमंडल पर अंकुश और कैसे लगाया जा सकता है। एक तो मान लीजिए विधान परिषद है, तो वो कौन कौन सी प्रोसेस है? तो संसदीय नियमों के माध्यम, संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से, जैसे समितियों के माध्यम से, समितियां जो बनती हैं, समितियों में जैसे प्राक्कलन पढ़े थे आप लोग पिछले लेक्चर में, नहीं अगर भूल रहे हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्राक्कलन हो गया, लोक लेखा समिति हो गई। प्राक्कलन में क्या होता था? वो एस्टिमेट करती थी कि आप जितना पैसा मांगे हैं क्या सही है कि नहीं है। और लोक लेखा समिति में क्या है कि जितना पैसा आप खर्च कर दिए हैं क्या आप सही तरीके से खर्च किए हैं। समितियां हो गई, प्रश्नकाल हो गया, अनुदान हो गया, कटौती करते हैं जो, और प्रस्ताव जैसे निंदा प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव, इस तरीके की चीजें कहीं न कहीं विधानसभा को पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है। सत्ताधारी दल कितना भी प्रचंड बहुमत का भले ही क्यों ना हो, लेकिन ये चीजों से कहीं न कहीं सरकार अंकुश में रहती है, इन संसदीय प्रक्रियाओं से, और विपक्ष हमेशा इन्हीं चीजों का यूज करता है। ठीक है, अब विधानमंडल हो चाहे विधान परिषद हो, यहाँ पर ये सारे नियम भी लागू किए जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एक तरीके से एमसीक्यू के रूप में देख लीजिए कि विधान सभा को उत्तरदायी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं किया है, किन प्रक्रियाओं का यूज नहीं किया जाता है। तो पता चला अगर ये सब प्रस्ताव आ गया तो आप कहेंगे अरे प्रस्ताव कहाँ कुछ कंट्रोल करता है, कहाँ अंकुश लगाता है। या फिर कटौती हो गया या फिर अनुदान हो गया, इन सब चीज़ों को भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर उसी को आप कहेंगे कि यार मैं तो सही करके आया, मेरा गलत हो गया। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात करते हैं कि अगर वित्तीय आपातकाल लगा है, क्योंकि अभी हम लोग कानून बनाने वाले इस सेक्शन में चल रहे हैं, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में क्या होगा? वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। केंद्र सरकार विधानसभा को दिशा निर्देश जारी करेगी कि आप इस तरीके से खर्चों को करिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार राज्य के उन खर्चों और वित्तीय साधनों पर अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लेगी और स्वयं केंद्र संसद उस पर कार्य करने लगेगा। यानी क्या है कि आपातकालीन स्थिति है, वित्तीय आपात आर्टिकल 360 के तहत
ये भी आगे आप लोग बस इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग आपातकाल पे ही चलेंगे। तो आर्टिकल 360 के तहत क्या है कि ऐसी परिस्थितियां जब वित्तीय स्थिति खराब हो तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तब राज्य की जो वित्तीय शक्तियां हैं उनको कमजोर किया जाता है। और कमजोर कैसे हो किया जाएगा कि केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि जरूरत पड़ने पर वो अब कटौती वगैरह संबंधी कोई भी प्रस्ताव होता है तो अपने पास बुला लेगी। यानी क्या है कि वित्त मतलब बजट में, खासतौर में बजट में केंद्र संशोधन भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, तो ये दो बातें और याद रखिएगा अगर आप उसके कानून बनाने की शक्ति को देखते हैं। अब आते हैं अगले पे, वो कौन सी शक्ति है? वो है पहली कार्यपालिका शक्ति। तो कई बार हर लेक्चर में लगभग कार्यपालिका पे चर्चा होती है कि कार्यपालिका क्या होती है। तो कानून को लागू कराने वाली संस्था। अब ये कानून लागू कौन कराएगा? तो राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। मंत्रिपरिषद को राजनीतिक कार्यपालिका की जो सबसे ऊपर बैठी हुई संस्था है। और ये कहाँ से चुनी जाती है? विधायिका से चुनी जाती है। ऐसा क्यों है? विधायिका से ही क्यों चुनी जाएगी? क्योंकि संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था वाले चैप्टर में हम लोग ने बात की थी ना कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका के ही सदस्य को कार्यपालिका का सदस्य नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि राजनीतिक कार्यपालिका हुई। ठीक है, अब बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें। तो जैसे केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद होता था वैसे ही राज्य स्तर पर भी मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में विधायिका की क्या क्या कार्यपालिका शक्ति है, क्या क्या चीजें एग्जीक्यूट कराती है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है। कार्यपालिका शक्ति में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कार्यपालिका शक्ति है। तो सबसे पहली क्या बात होती है कार्यपालिका शक्ति में कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का मतलब क्या हुआ कि जितने भी वो कर्तव्यों का अपने निर्वहन कर रही है, जो भी कार्य का मंत्री निर्वहन कर रहे हैं, उनको जवाब कहाँ देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा उनको विधानसभा में। क्यों विधानसभा में ही, विधान परिषद में क्यों नहीं? क्योंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा कैसा सदन है? यह जनता का सदन है, जनता का सदन है। इसके सदस्य कहाँ से आते हैं? आम जनता से चुन के आते हैं। इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के आते हैं आम जनता का। यानी प्रतिनिधित्व कौन करती है? जनता का। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जनता शासन करती है, तो जनता शासन कहाँ से करेगी? विधानसभा से करेगी ना, क्योंकि जनता के लोग विधानसभा में चुन के जा रहे हैं, जनता की मर्जी से जा रहे हैं। आप लोग वोट करते हैं तो जनता की मर्जी से अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और प्रतिनिधि सभा के ही प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी का मतलब क्या है कि अगर वो अपने कार्यों को करने में विफल होती है तो तुरंत के तुरंत कार्यपालिका को खत्म किया जाता है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को खत्म किया जाता है। सीओ कार्यपालिका क्या होगी? राज्य की कार्यपालिका क्या है? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर यह जवाब देने में अक्षम रहते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते या सही से कार्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, तो क्या है? मंत्रिपरिषद को ही भंग कर दिया जाता है। देखते नहीं है आप लोग? अविश्वास प्रस्ताव आ गया आपके ऊपर, अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो क्या है? वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद ये सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये जनता के सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। दूसरी चीज देखिए कि मंत्रियों से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कार्यपालिका से। इसको हम कार्यपालिका को सीओएम लिखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इनसे प्रश्न पूछा जाता है।
अब कैसा प्रश्न पता चला कि उत्तर प्रदेश का ही मान लीजिए कोई मंत्रालय और ढंग से काम नहीं किया, तो विधानसभा में चर्चा होती है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई लॉकडाउन और महामारी के दौर में स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से कार्यों का निर्वहन किया, क्या किया। तो ये सब तो विधायिका की शक्ति है ना, विधानमंडल की, वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछ रही है, मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ रही है, उनको उत्तरदायी बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जो आय व्यय होता है, जो खर्चे होते हैं, जो सरकार खर्च करती है, सरकार कैसे काम करती है, कार्यपालिका के माध्यम से काम करती है, सारे मंत्रियों के माध्यम से काम करती है। तो बजट के बाद उनको पैसा मिलता है और उसी पैसे को योजनाओं में और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में खर्च करते हैं। तो उन खर्चों को लेकर चर्चा होती है। और क्या होता है, उसके बाद उनके ऊपर विभिन्न प्रस्ताव लाए जाते हैं, जैसे निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ये हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप लोग एक बार आज ही अगर ये लेक्चर सुन रहे हैं तो एक बार इनको पलट के जरूर देखते रहिएगा, पता चला कि आप भूल गए। जैसे अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष लाता है और सरकार की नीतियों के खिलाफ उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसी के संदर्भ में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर करके वो प्रस्ताव लाएगा, उसके बाद मतदान होगा और सरकार गिर जाती है। अविश्वास से सरकार गिरती है, बाकी निंदा से नहीं गिरती, याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से कार्यपालिका पर कहीं ना कहीं विधायिका किस तरीके से नियंत्रण रखती है या कार्यपालिका शक्ति क्या है, तो बेसिकली यही 4-5 शक्तियां हैं जिसके तहत क्या है, वो सरकार को उत्तरदायी बनाए रखती है। जैसे विधानसभा के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मंत्रियों से या क्या कहते हैं, आपके मंत्रिपरिषद के सदस्यों से पूरा प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आपने काम को किस तरीके से अंजाम दिया। उसके बाद खर्चों के को लेकर जांच होती है। खर्चों के बाद हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है कि प्रस्ताव के माध्यम से भी उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये सारे पॉइंट आप इस आधार पर भी एक और चीज क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने पूछा कि विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका पर को नियंत्रण में रखती है या उत्तरदायी बनाती है, तो ये 6-7 पॉइंट भी अगर आप लिख दिए एग्जाम में 100 मार्कर या 125 जो वर्ड में लिखे जाते हैं तो आप काम बन गया। अब बात करते हैं हम लोग अगली शक्ति के बारे में। वो कौन सी है? वो है आपके विधानसभा और विधान परिषद के संबंध में कि इनको भी विशेषाधिकार दिए गए। विशेषाधिकार, तो विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 194। और संसद वाला विशेषाधिकार कौन सा था? आर्टिकल 105। हम लोगों ने इस पर विशेषाधिकार पर बहुत डिटेल में चर्चा की थी, लगभग 10-12-15 मिनट की चर्चा केवल विशेषाधिकार पर था। तो क्या है इनका विशेषाधिकार विधायिका का, मतलब हमारे राज्य विधानमंडल का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा या विधान परिषद का। तो इनकी जो कार्यवाहियां हैं, कार्यवाही के संबंध में, कार्यवाही सदस्यों के द्वारा दिए गए मत, सदस्यों के द्वारा दिए गए बयानों, जो बयान देते हैं, बयान आदि के संदर्भ में जो विधायिका के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर कर रहे हैं, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी क्या है कि जो मंत्री लोग बात करते हैं, चर्चा होती है, मान लीजिए कोई, अब जैसे कभी कभी होता क्या है कि कई तरीके की बातें की जाती हैं, उसमें कभी कभी अभद्र टिप्पणियां भी लोग कर देते हैं, तो उस चीज को लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। और ना ही न्यायालय, जुडिशरी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यानी न जुडिशरी ना तो हस्तक्षेप करेगी और ना ही ये न्यायालय में मामले जा सकते हैं। और एक बात है कि अगर इन बयानों और इन सब चीज़ों को लेकर कोई बात होती है तो ये दंड भी दे सकते हैं। ये संसद की अवमानना मानी जाएगी और जिसमें दंड दिया जाएगा, जो कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि दंड कौन देता है? विधानसभा, जैसे लोकसभा अध्यक्ष देते हैं वैसे ही यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ही इस पर दंड भी देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग विशेषा इनकी शक्तियों को समझे।
तो अब आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि अब जो हम लोगों ने पढ़ा कि विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, राज्यपाल क्या है, विधानसभा और विधान परिषद में किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है या शक्तियां हैं, किस किस तरीके से ये कार्य करती हैं, इन बातों को हमने समझा। अब आपको कोई भी बात अगर आती है प्रक्रिया के संबंध में कि क्या स्थगन प्रस्ताव यहाँ होगा, तो जिस प्रकार से संसद में स्थगन प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, कटौती के संबंध में होता है कि नीति के संबंध में कटौती जो होती है, उसके बाद अनुदान होता है, ठीक है, जैसे अनुपूरक अनुदान और इस टाइप की चीज़ें, समितियां, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी लागू होंगी, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है वो सेम है, बस थोड़ी सी शक्तियों में कटौती जो की गई है या अलग अलग व्यवस्था है, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। बाकी लगभग सेम चीज़ें हैं जो संसद में होती हैं। तो इन सब चीज़ों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और बेसिकली बात क्या है ना कि हम लोग पढ़ते, जैसे संसद तो हर आदमी पढ़ रहा है, लेकिन राज्य विधायिका नहीं पढ़ता, और कभी क्वेश्चन इससे थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो आदमी फंस जाता है। आप देखे होंगे कि जल्दी टीचर भी ढंग से इसको नहीं पढ़ाते, उनको वो एक क्लास में आए और बता दिए कि देखिए जो संसद में सारी चीज़ें थी बस वही है, बस एक दो बातें बता के निकल गए। जैसे एक दो बातों में क्या कि 3-4 महीने का मैक्सिमम गैप देंगे, या वित्त विधेयक के संदर्भ में 14 दिन का ये रोक सकते हैं, ये 2-3 बातें बता के आदमी निकल जाता है। अच्छा, अब याद रखिएगा आप लोग कि यूपीपीसीएस में जैसे पेपर में क्वेश्चन आया था, यूपीपीसीएस में मेंस 2018 में क्वेश्चन था कि राज्यसभा किस तरीके से लोकसभा से अलग शक्तियां प्राप्त है, लोकसभा से बराबर या ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, उसी तरीके से क्या क्वेश्चन विधान परिषद के संबंध में नहीं पूछा जा सकता। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए ये सब मुद्दे थोड़ा सा एनालिटिकल रहेंगे तो पीटी हो चाहे मेंस हो, वहां आपका काम बन जाएगा। जैसे इसमें पूछा था कि राज्यसभा की कौन सी शक्तियां हैं जो लोकसभा के कंपेयर में ज्यादा या बराबर है, लोकसभा से शक्तियां बराबर या ज्यादा है। तो शक्तियों को इसी आधार पर आप भी देखेंगे। अब मान लीजिए कि विधान परिषद से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, तो विधान परिषद किस प्रकार से अलग शक्तियां रखता है, तो आप यही 4-5 बातें याद रखेंगे, 4-5 बातों को मेंशन करेंगे। जैसे क्या क्या, मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकता है, उसके बाद क्या है, वित्त विधेयक के संदर्भ में 14 दिनों की देरी कर सकता है, और क्या है कि दोनों एक और चीज कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, अतः विधान परिषद से पारित भी करवाना पड़ता है। इस तरीके की बातों को 3-4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी सीमाएं बतानी पड़ेंगी कि हालांकि विधान परिषद विधानसभा से कम शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी ये बातें इसमें शामिल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतनी बातों को समझा है कि विधायिका और कार्यपालिका और ये सब सारी चीजें। अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है मुख्यमंत्री। और क्या पढ़ना है मुख्यमंत्री के अलावा? मंत्रिपरिषद, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे आपातकाल। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीक से आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा सैटरडे को गूगल के ही प्लेटफॉर्म पर। और जो अभी आप लोग को लिंक शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसको आप लोग अभी ज्वाइन भी कर लीजिए और उसमें टेस्ट देते रहिए, क्योंकि वो क्या है कि ऑल यूपी में कई जिलों के में उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें एक आपकी अच्छी रैंकिंग के अनुसार आप क्या है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हो सकता है कि उन लोगों ने पेपर अपने हिसाब से बनाया होगा, तो आप लोग के सिलेबस से थोड़ा बहुत अगर नहीं भी मैच करता तो कोई बात नहीं, आप अपने सिलेबस की चीज़ें करिए। और यहाँ पर आपको क्या है कि कम से कम 5,000-4,000 लड़के जब एक साथ टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं, उसमें आपको अपनी रैंकिंग से अपना स्वयं मूल्यांकन जो किया जाता है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो आज चूंकि सैटरडे है तो आज लिंक आपके ग्रुप पे शेयर किया गया है, उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वो जो टाइमिंग दी गई उस पर टेस्ट दीजिए, ठीक है।